अब हम शुरू कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, इसकी जितनी भी थ्योरी है उसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं जो गैसेस के बारे में हम एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले वो अजम्पशंस देख लो जिन पर इसकी पूरी थ्योरी डेवलप होती है। इनको हम बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली अजम्पशन ये है, हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लें, ऑल द गैसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस रैंडमली। ठीक है, ये पहली अजम्पशन है। सारी की सारी गैसेस ऑब्वियसली मॉलिक्यूल से बनी होती हैं और वो मॉलिक्यूल्स सारी डायरेक्शंस में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। दूसरी अजम्पशन लिखिए, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, मॉलिक्यूल का अपना जो साइज़ होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है ऑन एन एवरेज, उस सेपरेशन से मॉलिक्यूल्स का साइज़ काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है आप कह सकते हैं। थर्ड अजम्पशन आप लिखें, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर आपस में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे और ना ही वो कंटेनर की दीवार पर कोई फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये फोर्सेस केवल तब लगेंगे जब उनमें आपस में कोलिजन हो या दीवार के साथ टकराएं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, या मॉलिक्यूल कोई कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है तब वो उस पर फोर्स लगा देगा। अदरवाइज मॉलिक्यूल आराम से मूव करते रहेंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है दूसरा उससे दूर है, तो इनको आपस में कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे पर ये फोर्सेस नहीं लगाएंगे। जब टक्कर होती है तभी लगाते हैं। ये जो अजम्पशन आपको बता रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इन अजम्पशन के आधार पे जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वो भी थोड़े से गलत हमारे हो जाते हैं। जो हम आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करते हैं ना, फिर हमें उसमें करेक्शन करना पड़ता है। हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव होता है वो इन अजम्पशन के हिसाब से होता है। जैसे हमने बोल दिया कि मॉलिक्यूल जा रहा है और कंटेनर की दीवार पर टक्कर मारी इसने, तो टक्कर जो होती है उसकी उस फुल फोर्स के साथ नहीं होती जैसा कि हम समझ रहे होते हैं। हम ये मान रहे होते हैं कि आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये जाकर के टक्कर मार रहा होता है तो पीछे के मॉलिक्यूल इसको कुछ फोर्स से खींच रहे होते हैं। एनीवे, काफ़ी हद तक हमारी अजम्पशंस करेक्ट हैं। चौथी अजम्पशन आप लिखें, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल। मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। गैस एज ए होल कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कंटेनर का वॉल्यूम, लेकिन गैस के किसी एक मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो उस एक मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल हम मान करके चलेंगे। चौथी अजम्पशन आप लिखें, ऑल द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर all the collisions between the molecules or between the molecules and the walls of the container are perfectly elastic। कंटेनर में एक गैस भरी है, दो मॉलिक्यूल आकर के आपस में टक्कर मार रहे हैं, इनका जो कोलिजन होगा ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब कि इस कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूल की जो भी टक्कर कंटेनर की दीवारों पर होगी, ये सारी टक्करें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। और ऐसा ये परफेक्टली करेक्ट अजम्पशन है। ऐसा इसलिए होता है, देखो इसका क्यों हम ये बात हम बोलते हैं। आप इमेजिन करो कि एक कंटेनर है और उसमें हवा है, हवा एयर टाइट कंटेनर है, उसमें हवा थी, आपने ढक्कन बंद कर दिया। अब हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसमें लगातार घूमते रहेंगे। आप इसको 50 साल के बाद आकर के भी देखोगे ना, अगर इसका टेम्परेचर नहीं बदला है, आप इसको 50 साल के बाद आकर के भी देखोगे तो हवा के मॉलिक्यूल ऐसे ही घूमते रहेंगे। अगर इन मॉलिक्यूल्स में आपस में
इन इलास्टिक कोलिजन हो रहे होते या मॉलिक्यूल की जो टक्करें दीवार पर हो रही हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन होते तो एनर्जी का लगातार लॉस होता रहता, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का। अल्टीमेटली क्या होता, ये मॉलिक्यूल एनर्जी लूज़ करते 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 क्या होता, बॉटम पर आकर के सेटल हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ पर कोई हवा होती नहीं, हवा के मॉलिक्यूल सारे के सारे बॉटम पर सेटल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हवा तो जैसी की तैसी बनी रहती है। तो फिर हमको ऑब्वियसली ये मानना पड़ेगा कि ऑल दिस कोलिजन्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक। ओके, फिफ्थ assumption आप लिखिए, मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिक्स्थ assumption, सिक्स्थ है या सेवन्थ है वो देख लेना नंबर। सिक्स्थ assumption आप लिखें, लिखो, व्हेन अ गैस इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए कंटेनर the distribution and density of molecules becomes uniform, ब्रैकेट में लिखना same at all points of the container, full stop। आगे ब्रैकेट में फिर लिख लेना कि this assumption is valid only if the number of molecules in the container is very large। किसी कंटेनर में आप एक ही मॉलिक्यूल भर दो, बाकी कुछ है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल किसी टाइम पर अगर यहाँ पर है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बाकी कहीं पर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो हुआ नहीं। जैसे दो मॉलिक्यूल आपने भर दिए, किसी टाइम पर दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो यहाँ पर गैस का डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर तो कोई डेंसिटी है ही नहीं, तो डेंसिटी सेम नहीं बना, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं बना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ढेर सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे एक मोल गैस है तो उसमें 10 की पावर 23 इंटू 6.022 मॉलिक्यूल, सो दिस नंबर इज़ ऑब्वियसली वेरी लार्ज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब बहुत लार्ज होगा तब ये बात करेक्ट है जो हम बोल रहे हैं लास्ट assumption, कि मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटेनर के अंदर सारे पॉइंट्स पर, मॉलिक्यूल का डेंसिटी सेम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो डेंसिटी टाइम के साथ ना तो बदलेगी ना डायरेक्शन के साथ बदलेगी। ऐसा नहीं कि इधर जाने पर कुछ कम हो जाए, उधर जाने पर कुछ बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो ऑल ऑफ दीज दे आर द assumptions ऑफ KTG एंड दे आर यूज्ड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर।